जो दिमाग लगाया है मारुति ने वो ये है कि इस गाड़ी में गाड़ी को रिवर्स यानी पीछे करने के लिए कोई मैकेनिकल गियर नहीं आता। तो 3 लाख रुपए का जो प्राइस गैप है उस पैसे को बराबर करने के लिए आपकी अगर महीने में 2500-2700 किलोमीटर के आसपास गाड़ी नहीं चलती तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता कि अगर अभी E27 आएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। माना कि हाइब्रिड एक बहुत ही रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, लेकिन E20 फ्यूल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब ब्रांड्स खुद कोट करने लगे हैं कि आपके पास अगर एक स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड व्हीकल है तो आपको 95 ऑक्टेन फ्यूल के लिए जाना चाहिए, ताकि आपके कैटालिटिक कन्वर्टर जैसे कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट प्री मैच्योर डैमेज यानी समय से पहले ना खराब होने लग जाएं। तो एक हाइब्रिड वाला जो कस्टमर था उसका कंसर्न क्या था कि उसे अपनी रनिंग कॉस्ट नीचे लेकर आनी है। अब आप यहां पर फ्यूल वो डालोगे जो लगभग 5 या 7 रुपए लीटर में महंगा है और इंपॉर्टेंट और महंगे कंपोनेंट्स खराब होने का फियर भी है। तो क्या हाइब्रिड के लिए जाना आज भी लॉजिकल ऑप्शन है? आज हम इस वीडियो में इन्हीं सब चीजों की बात करेंगे। इसमें से रियलिटी क्या है, मिथ क्या है, जो सारी चीजें कंबाइनली आपके बाइंग डिसीजन में आपको काफी हेल्प आउट करने वाली हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब चीज़ों को हम थोड़ा ना स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सामने जो आप देख रहे हैं ये ग्रैंड विटारा जेटा ऑप्शनल है और कार का एक शोरूम प्राइस है 18,50,000 रुपीज़, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। नॉर्मल माइल्ड हाइब्रिड से लगभग 3 लाख रुपए आप यहाँ पर एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं। अब सबसे पहले मैं गाड़ी का जो हुड है ना इसी को अनलॉक कर लेता हूँ, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा ही यही है। हम इसकी बात करते हैं इंजन की। ये है 1.5 लीटर का 3 सिलेंडर यानी M15D स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक मोटर के साथ। लगभग कंबाइंड अगर मैं बात करूं तो 116 PS 141 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क के आसपास जो है ये बनाता है। तो उतना ज़्यादा पंची भी नहीं है, हाँ ठीक है, मतलब आपको कुछ ऐसा अंडर पावर भी फील नहीं कराता। माइलेज जो है वो लगभग 27-28 किलोमीटर पर लीटर के आसपास क्लेम्ड है। लेकिन प्रैक्टिकली पहले इसे बंद करते हैं। प्रैक्टिकली ये जो है ना आपको सिटी और हाईवे सब कुछ मिलाकर अगर आप देखो तो लगभग 23-22 या अगर आप बहुत ही आराम से चलने वाले हो तो 22 से 24 kmpl तक का माइलेज जो है वो ये डिलीवर करेगा। अब आप हिसाब लगाओ 3 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा दे रहे हो, माइलेज अगर आपको माइल्ड हाइब्रिड जो है नॉर्मल वो अगर आपको दे रहा है 15-16 के आसपास, तो ये आपको दे रहा है 22 या 23 का। तो ये जो बीच में मार्जिन आएगा इसको पूरी तरीके से आपको वैल्यू जो अगर आप निकालोगे तो लगभग आपको 5 साल लग जाएंगे गाड़ी की वैल्यू को जो आपने एक्स्ट्रा दी है उसी को बराबर करने में। अब और चीज़ों की बात करते हैं। लुक वाइज देखो कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। यहाँ पर डार्क क्रोम वगैरह आ जाती है, बाकी गाड़ी देखने में एकदम सुंदर लगती है, ऐसा कुछ इशू नहीं है। एलईडी में हेडलैम्प्स वगैरह आते हैं, DRLs आते हैं, वही टर्न सिग्नल के तौर पर काम कर रहे हैं। ये की है वही आपको 2 लॉक अनलॉक और पीछे इस तरीके से ब्लैकिश टोन ब्लैक कलर के 17 इंचेस के पेंटेड अलॉय व्हील्स आते हैं। चारों व्हील में डिस्क ब्रेक हैं, सेफ्टी फीचर्स लगभग सब मिलते हैं। क्लाइडिंग्स वगैरह भी आपको यहाँ पर ग्लॉसी फिनिश के साथ मिल जाएगी। अब सीधा बूट की ओर आ जाओ, क्योंकि बूट में एक रिस्ट्रिक्शन शुरू होता है। क्यों? बैटरी प्लेस्ड है वहां पर। अब बैटरी जहां पर प्लेस्ड है तो वो जगह ले रही है। अब जगह यहां देखो तो आपके पास लगभग 265 लीटर का बूट स्पेस जो है वो बचता है। मारुति ने दिमाग बहुत लगाया है इस गाड़ी को बनाने में। अभी मैं आपको आगे समझाता हूं कैसे। यहां देखोगे साइड में पहले तो ये अच्छी चीज है कि आपने इस तरीके से कवर अप वगैरह सब कुछ कर रखा है। अब ये बैटरी सीट के नीचे नहीं जा सकती थी क्योंकि ये थोड़ी ज्यादा चौड़ी है, तो यहां पर है। अब जगह यहां पर थोड़ी बहुत लेती है। इधर वैसे आपके पास थोड़ा बहुत स्पेस है, यहां कोई स्पेयर व्हील नहीं आता, तो इस तरीके से आपको टूल किट वगैरह और बेसिक पंक्चर रिपेयर किट वगैरह यहां पर मिलती है। लैंप वगैरह लगाना है, 12V का सॉकेट है यूटिलिटीज वगैरह के लिए, और ऊपर ये सारी चीजें जो है वो आपको कवर्ड मिलती हैं। अब ये है हाइब्रिड, और जो दिमाग लगाया है मारुति ने वो ये है कि इस गाड़ी में गाड़ी को रिवर्स यानी पीछे करने के लिए कोई मैकेनिकल गियर नहीं आता। यहां पर ECVT ट्रांसमिशन जरूर है। इस तरीके से मैं एक बार कार के अंदर स्विच होता हूं, पावर बटन यहां आपको दिया गया है, इसे करते हैं ऑन। जैसे ही आप ऑन करते हो, अगर आपकी बैटरी में थोड़ी बहुत पावर है तो इस तरीके से EV रेडी आपको लिखा हुआ यहां पर मिल जाएगा। जैसे ही आपने इसे रिवर्स डाला तो आपकी जो इलेक्ट्रिक मोटर है ना गाड़ी की, वही अपोजिट डायरेक्शन में काम करेगी। ECU उसको कमांड देता है कि भाई आपने ही उल्टा घूमना है। इंजन विंजन कुछ स्टार्ट नहीं होगा, उसके लिए कोई सेपरेट मैकेनिकल गियर नहीं है। वही जो मोटर आपके फ्रंट एक्सल की ओर प्लेस है वो दोनों तरीके से रोटेट कर सकती है, आगे भी कर सकती है और पीछे भी कर सकती है। यही हाइब्रिड में आपको एडवांटेज मिलता है, इसीलिए वो सिटी ड्राइव में EV मोड में गाड़ी आपकी चलती है तो वो फ्यूल वगैरह आपका बचता है। पहले हम एक बार सेकंड रो आपको चेक कराता हूं।
यहाँ देखो, अब ये जो पोर्शन आप देख रहे हो कवर्ड है, सब पीवीसी मटेरियल, बड़ी बढ़िया क्वालिटी, ऐसा कोई दिक्कत नहीं। गोल्डन कलर की स्टिचिंग वगैरह, चाइल्ड प्रूफिंग लॉकिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें यहाँ दी गई हैं। यहाँ एम्बियंस लाइट भी आती है छोटी सी, अभी धूप है तो शायद आपको उतना ना पता लगे, वैसे ये फिंगर पे यहाँ पर आप देखोगे तो आपको पता लग भी जाएगा। फैब्रिक अपॉल्स्ट्री के साथ सीट है, तीनों हेडरेस्ट हैं, तीनों 3 पॉइंटेड सीट बेल्ट दिए गए हैं, आर्मरेस्ट कप होल्डर के साथ आता है, 2 वे रिक्लाइन है, ये इसका 1 है, ये इसका 1 है और ये इसका 2। ये वेंट्स दिए गए हैं। अब ये बैटरी के कूलिंग सिस्टम के लिए हैं और ये सेम तरीके का आपने जो है वो होंडा सिटी में देखा होगा, वो HEV में जो आ रहा था उस तरीके से कुछ दे रखा है। रेयर में AC वेंट्स वगैरह डेफिनेटली आते हैं, 2 C टाइप के पोर्ट्स हैं, मैगजीन होल्डर हैं। ये कर्टन वगैरह सुधर ही गया था अभी जब रिसेंटली इन्होंने थोड़ा बहुत अपनी ग्रैंड विटारा पे काम किया था, शेड्स वगैरह यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। हाइट वगैरह का एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर मैनुअल मिलता है क्योंकि ये फैब्रिक वाली सीट्स हैं और वैसे अपर जो टॉप मॉडल है उसमें इलेक्ट्रिक आता है। अब यहाँ पर देखोगे तो क्वालिटी वगैरह ठीक है। अंडर थाई सपोर्ट, अगर आपकी हाइट मेरे जितनी है 5'9", 5'10", 5'11", तो कोई दिक्कत नहीं। 6 फीट पार हो गए हो तो फिर अंडर थाई सपोर्ट आपको थोड़ा कम लग सकता है। बाकी नीचे देखो दोनों पेडल के पास भी बढ़िया जगह है, प्रॉपर फुटरेस्ट वगैरह वो आपके पास है। इन्हें आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट एंड फोल्ड कर सकते हो RVMs को। यहाँ चारों पावर विंडो जैसे बेसिक सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब कैबिन में आओ, क्लस्टर देखो, देखने में एकदम सटल और बढ़िया लगता है, मतलब कुछ ऐसा नहीं है कि आपको लगेगा कि यार ये क्या दे दिया। बढ़िया सटल और अच्छे तरीके से वो आपको सारी इन्फो वगैरह डिलीवर करता है। सेम चीज़ इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के साथ भी है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, PM 2.5 वाला एयर प्योरीफायर भी आता है। यहाँ क्वालिटी इंडेक्स जो है वो भी शो करेगा, एम्बियंस वगैरह ऑन ऑफ वो सारी चीज़ें दिखाता है। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले सब कुछ है। ये जो आप देख रहे हो गोल्डन ट्रीटमेंट डेफिनेटली अच्छा लगता है। क्रूज कंट्रोल का प्रॉपर सेटअप जो है वो आपको यहाँ पर मिल जाता है। इधर आपको मल्टीमीडिया टेलीफोनिक कंट्रोल्स मिलते हैं। स्टीयरिंग में एडजस्टमेंट की बात करोगे तो टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक वो डेफिनेटली है। ऑटोमेटिक हेडलैम्प्स वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं और इधर आप चेक करोगे तो ये वाइपर के स्टॉक्स जो है वो आपको यहाँ पर मिलेंगे। उसके बाद ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल वो डेफिनेटली है। वायरलेस चार्जर आपको यहाँ पर मिलता है। ECVT ट्रांसमिशन यहाँ पर आप चेक करोगे तो इस तरीके से P, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव और ब्रेक जो है वो इंजन ब्रेकिंग से रिलेटेड है, तो रीजनरेशन थोड़ा ज्यादा होता है। TPMS वगैरह के लिए भी आपको सारी इन्फो जो है वो यहाँ पर इस तरीके से शो होती है। इधर देखोगे तो EV मोड, ड्राइव मोड और ये फ्रंट की दोनों वेंटिलेटेड सीट्स के लिए मैनुअल पार्किंग ब्रेक आपको दिया गया है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है। आर्मरेस्ट जरूर है, स्लाइड कर सकते हो, ठीक है। इसकी कुशनिंग वगैरह लेकिन उतनी भी ज्यादा अच्छी कुशनिंग नहीं है, थोड़ा सा चुभता है कभी कभार आपको, तो क्वालिटी इंप्रूव करी जा सकती है। कभी स्पेस यहाँ पर आपको डिसेंट से साइज का इस तरीके से मिलेगा और यहाँ भी देखोगे तो डिसेंट साइज का ही आपके पास ग्लोव बॉक्स है, हालांकि इसमें एल्यूमिनेशन का इस्तेमाल किया गया है। मैनुअली और ऑटो डिमिंग IRVM आपको अब मिलता है, तो वो आपके पास यहाँ पर है। सनग्लास होल्डर की क्वालिटी मुझे उतनी पसंद नहीं आती, हाँ लेकिन दिया गया है वो ठीक है। LED में आपको लैंप्स यहाँ पर जरूर मिल जाते हैं। सनरूफ, ये कर्टन मैंने ऑलरेडी बोला कि थोड़ा बहुत सुधार ही दिया था, तो ये वगैरह चीजें आपके पास है। वैनिटी मिरर आपको यहाँ वाइजर के ऊपर बढ़िया मिलता है लैंप के साथ, जो कि ठीक है। और इधर अगेन आपके, हाँ एक चीज और मैं आपको दिखाता हूँ, ये यहाँ पर कोई एक्सटेंड नहीं होते, कोई स्लाइड नहीं होते, तो ये इतनी जगह आपके लिए लगभग हाफ ऑफ द पोर्शन अगर ये कवर कर रहे हैं तो हाफ छोड़ रहे हैं, तो आपको ब्लाइंड से कर्टन्स आप जो भी कहो लगाने पड़ेंगे। सीट बेल्ट की हाइट आप एडजस्ट कर सकते हो, सीट्स वैसे कंफर्टेबल हैं, ऐसा कुछ मेजर इशू आपको मुझे नहीं लगता कि फेस करना पड़ेगा। ये सब बातें हो गई। अब हम यहाँ से पावर ऑफ करते हैं, हैजार्ड लैम्प को ऑन करते हैं और चलते हैं जरा गाड़ी से बाहर। अब देखो, अगर आप 3 लाख रुपए एक्स्ट्रा दे रहे हो, मैंने इसका जो प्राइस का कंपैरिजन भी किया है ना, वो इसके टॉर्क कन्वर्टर से ही किया है, मतलब उसके भी ऑटोमेटिक से ही किया है, ऐसा नहीं कि मैं मैनुअल के साथ कंपैरिजन कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको ECVT मिल रहा है। तो 3 लाख रुपए का जो प्राइस गैप है, उस पैसे को बराबर करने के लिए आपकी अगर महीने में 2500-2700 किलोमीटर के आसपास गाड़ी नहीं चलती तो कोई लॉजिक ही नहीं बनता। बात रही वो हायर ऑक्टेन वाला जो फ्यूल है उसको, वो देखो अब ब्रांड जो है वो रिकमेंड करना शुरू कर चुके हैं और वो एक तरीके से लॉजिक भी बनाता है, क्योंकि अगर अभी E27 आएगा तो वो और प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। नॉर्मल जो गाड़ियां स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड नहीं हैं उनमें भी कुछ कुछ इश्यूज देखने के लिए मिले ही हैं। और टोयोटा जो है वो ग्रैंड विटारा में आता है, जो वही आपको हाई राइडर में मिल रहा है, वही आपको इनोवा हाई क्रॉस में मिल रही है टेक्नोलॉजी, तो उन्होंने तीनों के लिए ही रिकमेंड किया है कि आप थोड़ा हायर ऑक्टेन वाला अगर फ्यूल डालोगे तो वो कैटलिक कन्वर्टर को प्रीमेच्योर डैमेजेस जो है उनसे बचाने में थोड़ा बहुत हेल्प आउट करेगा। अब वो करेगा कि नहीं करेगा, क्या है उसकी कोई क्लियर कट आइडिया किसी के पास नहीं है। अब इसकी जो बैटरी है उसकी वारंटी भी लगभग मेरे ख्याल 8 साल आती है। अब उसको चेंज कराने का कितना कॉस्ट होगा, कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, किसी के पास नहीं है अभी तक। सेम चीज़ इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ भी है, वहाँ पर भी यही रिस्ट्रिक्शन है कि अगर कल को बैटरी ख़राब होती है तो भाई उसको रिप्लेस करने का या उसे चेंज कराने का कॉस्ट क्या होगा, कोई आइडिया नहीं है। तो कन्फ्यूज़न बहुत है।
पैसे भी हम ज़्यादा दे रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आपके लिए ज़्यादा लॉजिकल ऑप्शन ये है कि अगर आपकी गाड़ी देखो बहुत ही चलती है, 3-3.5 किलोमीटर आप महीने में चला रहे हो, तो डीजल ले लो, ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। क्योंकि अगर आप 3-3.5 चला रहे हो तो शहर में तो नहीं चला रहे होगे, हाईवे पर भी चला रहे होगे, तो वहाँ DPF वगैरह के आपको ज़्यादा इशूज़ नहीं आएंगे अगर आपकी गाड़ी सिटी के अलावा हाईवे पर भी चलती है। तो हाइब्रिड में थोड़ा सा मेरे को ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस टाइप की लग रही हैं। बूट स्पेस वो मर रहा है। हालांकि इस कार को सिटी में अगर आप देखोगे ना, तो जब ईवी मोड पे होती है तो यार बढ़िया है, मतलब आपको लगता है कि हाँ एकदम साइलेंटली इलेक्ट्रिक कार की तरह चले जा रही है। जब ज़रूरत पड़ रही है तभी इंजन आप अपने आप ऑन हो जा रहा है, उस बैटरी को पावर दे रहा है, थोड़ा सा पावर हो गया, थोड़ा सा रीजनरेशन हो गया, फिर से ऑफ हो जा रहा है। तो फ्यूल जो है वो काफ़ी बच रहा है, माइलेज अच्छा दे रही है। क्योंकि अगर आप नॉर्मल से कंपैरिजन करोगे तो वहाँ अगर आपको मिल रहा है 14-15, यहाँ आपको मिलेगा लगभग 22-23, अगर आराम से चलाते हो तो 24 तक भी जाएगा। तो ये तो डिफरेंस डेफिनेटली आने वाला है। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। मैंने अपनी ओर से वैसे पूरी कोशिश करी है कि मैं बेसिक आपको सारी चीज़ें बता दूँ। अगर फिर भी मुझसे कोई पॉइंट मिस हो गया या आप उसे नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में आप अपना ओपिनियन या अपना क्वेश्चन ज़रूर पुट अप करना। मैं कोशिश करता हूं कि मैं हर कमेंट्स का रिप्लाई करूं, तो आपको भी ज़रूर रिप्लाई करूंगा और आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। वीडियो अगर आपको अच्छा और इन्फॉर्मेटिव लगा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। कितनी वैल्यूबल इन्फॉर्मेशन लगी, कितने आपके काम आई, कितने आपको समझ में आई, तो 0 to 10 में आप रैंक कर देना कमेंट्स में प्लीज़, ताकि मैं अपनी स्किल को या अपनी जो समझाने का मेरा तरीका है उसको और इम्प्रूव कर पाऊँ या और सिंपल कर पाऊँ, ताकि ज़्यादा लोगों को वो चीज़ समझ में आ पाए, ताकि मैं आगे और इस तरीके के वैल्यूबल कंटेंट आप लोगों तक डिलीवर कर पाऊँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।